अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी आप किसी की नज़रों में होते हैं, कोई आपको एहसास दिलाए बना आपकी गुज़रगाह तक से वाकिफ़ होता है, और तब क्या हो जब अंधेरी रात में तूफ़ानी बारिश, सुनसान सड़क पर आप पर हर तरफ से जिन्नात का हमला हो जाए। कभी सोचा आपने? ऐसी ही एक स्टोरी रऊफ़ साहब ने कराची से हमारे साथ शेयर की है, जो डर और खौफ के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी। तो करते हैं कहानी का आगाज़। रऊफ़ साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का एक मदरसा था जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों से खोला था। आमतौर पर तो देखा गया है कि लोग इन फंड से अपने घर बनवाते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, मगर हम तीनों भाई बहुत छोटी उम्र से पढ़ाई के साथ साथ अपने कामों में लग चुके थे। इन सब चीज़ों ने हम तीनों को बहुत मजबूत बना दिया था और हम अपने पैरों पर भी खड़े हो गए। वालिद साहब ने अपने रहने के लिए कभी ज़िंदगी में कोई मकान नहीं बनाया। जितना पैसा था वो मदरसे में लगाया। इस मदरसे में ना सिर्फ बच्चे कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते, बल्कि उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त था। फिर जब लोगों ने वालिद साहब की मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी मदरसे के लिए वक्फ होते देखी तो ढेरों डोनेशंस आते, मुखय्यर हजरात, बाहर के ममालिक से लोग फंड्स भेजते। यूं ये सिलसिला चलता रहा। हम तीनों भाइयों में से हर कोई वालिद साहब का हाथ बटाने में पेश था, मगर इन तीनों में मैं बहुत ज़्यादा अस्कार करता था। कभी कोई वजीफ़ा और कभी कोई। रमज़ान करीब था और वालिद साहब को अपने भाई के पास लाजमी जाना था। दोनों बड़े भाई सऊदी अरब में मुकीम थे। मैंने बखुशी ये जिम्मेदारी उठाई कि रमज़ान के महीने की तमाम इफ्तार और खाने का एहतमाम मदरसे में मैं खुद करूँगा। वालिद साहब बेफिक्र होकर अपने भाई के पास बैरून मुल्क चले गए। बताता चलूँ कि मेरी उन दिनों शादी नहीं हुई थी और इन्हीं दिनों में एक बहुत भारी वजीफ़ा कर रहा था, जिसका बाकायदा मैं रोज़ वजीफ़ा करने से पहले सदका भी निकालता था। अब सिलसिला ये था कि मैं रात को 9 बजे निकालता और एक कसाई जो हमारा फिक्स था, जिससे हम गोश्त बनवाते थे, गोश्त का ऑर्डर मैं फ़ोन पर पहले से दे देता था कि रात में चाहे बकरे का हो, दूम्बे का, बड़े का या फिर मुर्गी, जितनी चाहिए होती वो बनाकर कसाई पहले रख लेता और रात को मैं घर से निकालता, होटल में खाना भी खाता और गोश्त को गाड़ी में लोड करवाकर मदरसे के बावर्ची के हवाले कर देता और यूं अगले रोज़ देगें बनकर तैयार हो जाती। अब वो रास्ता जिससे कि गुजर कर मैं पहले होटल और फिर कसाई के पास जाता था, उस रास्ते में बीच में एक जगह ऐसी थी जहां सड़क के दोनों तरफ कोई इमारत मौजूद ना थी, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। ये मदरसा कराची के एक लेस प्रिविलेज्ड एरिया में था। एक शाम मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। सुबह से बारिश, कभी तेज़ कभी मध्यम। सड़कें तकरीबन तालाब का मंजर पेश कर रही थीं। खूब काले बादल। दिन में भी रात का समा था। बादल ज़ोर से कड़क रहे थे। मैं हस्बे मामूल वजीफ़े में मसरूफ़ था। उस रात चूँकि मैंने सहरी भी नहीं की थी तो कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। मैं वजीफ़ा करने के बाद लेट गया कि थोड़ी देर तक उठता हूँ। मुझ पर ऐसा नींद का गलबा हुआ कि आँख बिल्कुल मेरी मगरिब के वक्त खुली। जल्दी जल्दी जो भी फल फ्रिज में मौजूद था उससे मैंने रोज़ा इफ्तार किया और करते करते मैं 9 बजे की बजाय तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे तक घर से निकला। मैंने कसाई को फ़ोन किया तो उसने कहा कि फ़िक्र नहीं करें, मैं आपके इंतज़ार में दुकान पर ही बैठा हूँ। बारिश गो के थम चुकी थी, मगर जो सड़कों का हाल था, गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की थी। ऐसे में ड्राइविंग करने से हमेशा ही मुझे कोफ्त होती थी। गाड़ी होते होते अब उस जगह पर आ गई जहां सड़क की दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां उगी हुई थी। कभी कोई खड़ा, कभी कोई पत्थर। बहरहाल जाना भी ज़रूरी था। मैं अभी रास्ते में था कि मुझे दूर से एक औरत, जिसका कद निहायत लंबा, दुबली पतली, सड़क पर रवां दवां चलती नजर आई। अब मैं कहूँ कि रात के उस अंधेरे में, जबकि स्ट्रीट लाइट्स भी इक्का दुक्का चल रही थी, सड़क पर कुछ ही गाड़ियाँ नजर आ रही थीं और ऐसे में एक औरत जो घाघरा चोली पहने, लंबे से दुपट्टे को संभाले, पैदल जाने कहाँ को जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी करीब होती गई, मैंने देखा उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था।
जिसे उसने एक हाथ से संभाल रखा था और दूसरे हाथ से सर पर रखी एक बांस की बनी टोकरी को वो थामे हुए थी। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत मेरे करीब आती जा रही थी और मेरी गाड़ी भी सफ़र तय कर रही थी। मैं अपना ध्यान बटाने लगा। अब चूंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था, मेरे पास रेवो थी, वरना छोटी गाड़ी तो बड़े बुरी तरीके से पानी में फंस जाती। इसी वजह से मैंने रफ्तार बहुत हल्की रखी हुई थी। अब जितना मैं ध्यान बटाने की कोशिश करता, मुझे लगता वो औरत और उसके पहने हुए कपड़े, जो बहुत तेज़ और शूख रंग के थे, मेरी आंखों के सामने आ जाते और फिर मेरी निगाह लामहला उसकी तरफ उठ जाती। मुझे महसूस हुआ कि जिस रफ्तार से मेरी आगे गाड़ी बढ़ रही थी, इसी रफ्तार से वो औरत भी सड़क पर आगे की तरफ आती जा रही थी। गाड़ी सड़क पर थी, जबकि वो औरत सड़क पर बने फुटपाथ पर। उस पर भी पानी मौजूद था, मगर निस्बतन कम। मुझे महसूस हुआ कि गाड़ियाँ जो मेरे साथ इस वीरान सड़क पर पहले मौजूद थीं, वो सब एक एक करके जाने कहाँ गुम हो गईं। इस सुनसान रास्ते पर अब फ़कत मेरी गाड़ी मौजूद थी, और या फिर वो पैदल चलने वाली औरत और उसकी गोद में उसका बच्चा। होते होते वो औरत बिल्कुल मेरी गाड़ी के करीब आ गई, और गैर इरादी तौर पर जब वो औरत बिल्कुल गाड़ी के करीब आई तो मैंने ब्रेक लगा दिए। अब उस वक्त मैं अपने आप को कोसूं कि कराची की सुनसान सड़कें, रात का वक्त, इर्द गिर्द कोई भी नहीं। मैंने ब्रेक आखिर लगाए तो क्यों? ये कुछ भी हो सकता था। मुझे कोई मार कर चला भी जाता तो किसी को खबर भी नहीं होती। अभी मैं सोच ही रहा था कि गाड़ी स्टार्ट करूं। मैं सलफ दूं मगर गाड़ी स्टार्ट ना हो। सलफ पे सलफ दे देकर मैं थक गया, मगर गाड़ी को ना स्टार्ट होना था ना हुई। ये हो नहीं सकता था कि मेरी गाड़ी के इंजन में पानी गया हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। इतने में वो औरत गाड़ी के करीब आ गई और उसने शीशा खटखटाया। मैंने अपना मुंह उसके चेहरे की तरफ किया। वो बहुत बुद्दे नक्श वाली औरत थी। चेहरा उसका लंबा, पतला, मगर उसकी भुनवे, उसकी नाक और उसके मोटे मोटे होंठ उसके चेहरे को बहुत अजीब रंग दे रहे थे। बारिश दोबारा से हल्की हल्की होना शुरू हो गई। उसके चेहरे, उसके हुलिये, सबको मैंने बालाए ताक रखते हुए ये सोचा कि उसकी गोद में बच्चा था, और ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता कि अगर मैं उस औरत की बात इस सिचुएशन में नहीं सुनता। शायद उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने फिर भी हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तहत शीशे को थोड़ा सा नीचा किया। शीशा नीचे करते ही वो बोली, कहाँ जाओगे बाबू? मैंने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और फिर उल्टा उससे सवाल कर दिया कि रात के इस पहर, इस मौसम में तुम इस सड़क पर क्या कर रही हो? मुझे अंदर से कुछ खौफ महसूस भी हो रहा था। इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था, सन्नाटा ही सन्नाटा था, और ऐसे में धीमे धीमे बारिश के कतरों का विंड स्क्रीन पर पड़ना। ना मैं किसी से मदद मांग सकता था, और वो मेरे सर पर थी। बोली, मेरा बच्चा बीमार है, तुम तो सड़क की इस तरफ जाओगे। वो दाईं तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे बस बाएं तरफ छोड़ दो। मुझे एकदम झटका लगा कि उसे कैसे मालूम कि मैंने किस तरफ को जाना है। मुझे सोच में डूबा देखकर वो एकदम बोली, बच्चा बीमार है बाबू, तरीब डॉक्टर है। बच्चा मेरा बच गया ना, तो तुझे वो तोहफा दूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। इस औरत के लहजे में इल्तजा नहीं थी, जैसा कि इस सिचुएशन में फंसी किसी भी औरत के चेहरे पर हो सकती थी। इसी लम्हे बारिश ने फिर तेजी पकड़ ली। अभी तक सड़क सुनसान थी। मैंने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। उसने दरवाज़ा खोला और पिछली सीट पर वो बैठ गई। वो बैठी। मैंने आखिरी बार अल्लाह का नाम लेकर दोबारा सल्फ लगाया। गाड़ी स्टार्ट। मैं हैरान कि अभी तक तो मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, और उस औरत के बैठते ही गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। मैंने बैक मिरर में देखा और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। मेरी आदत वैसे भी नहीं थी कि मैं पराई औरतों से बात करूं, लेकिन एक बात जो मैंने नोट की कि उसकी गोद में बच्चे की हिलने तक की आवाज़ गाड़ी में सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरा, गाड़ी में एसी ऑन था, मगर मेरे पसीने छूट रहे थे। फिर वो औरत बोली, भेरों गोश्त मदरसे में देते हो, हमें भी कुछ दिया करो ना, हम तुम्हें याद नहीं रहते क्या? एक मखलूक को राज़ी करने में लगे हो और दूसरी मखलूक की तरफ देखते भी नहीं। मैं उसकी इस बात पर हैरान कि या अल्लाह,
اس کو کیسے پتا کہ میں مدرسے میں گوشت لے کر جاتا ہوں؟ میں نے کہا، آپ کون ہیں اور آپ کیسے یہ بات جانتی ہیں؟ یہ ایسی بات تھی کہ جو ہم کام کرتے تھے وہ فی سبیل اللہ کرتے تھے، تشہیر کی ہمیں خواہش نہیں تھی۔ وہ اس بات پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں اس کی باتوں کو سوچوں کہ اس نے مجھ سے آخر کہا کیا۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دماغ میں گونج رہا تھا اور ڈر کے مارے میرا برا حال کہ میں کیا کروں۔ وہ عورت، وہ جو بھی تھی، وہ گاڑی میں میرے ساتھ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر میں نے گاڑی ایک سائڈ پر، جہاں نسبتاً پانی کم تھا، وہاں روک دی، کیونکہ یہاں سے ہی دوسرے راستے پر میں نے جانا تھا۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ عورت جب گاڑی کے قریب آئی تھی تو تیز بارش شروع ہو چکی تھی، مگر اس کا لباس ایک دم خشک تھا۔ وہ عورت گاڑی سے نیچے اتری اور بولی، تو نے مدد کی ہے میری، اب دیکھنا میں تجھے تحفے میں کیا دیتی ہوں۔ میں اس بات پر خاموش۔ اب اس کے بات کرنے کا انداز یکسر بدل گیا تھا، آواز میں بھاری پن بڑھ گیا تھا اور اس کے چہرے کے فیچرز اور زیادہ عجیب تاثر دے رہے تھے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ اچانک بڑھتی بارش کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا سی گئی، کہنے لگی کہ یہ نہ ہو کہ مجھے مزید دیر ہو جائے اور میرے بچے کا طبیب اٹھ جائے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ علاقہ بالکل سنسان تھا، کون سا طبیب ہوگا جو وہاں بیٹھا ہوگا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی گود میں چادر میں لپٹے بچے کو زمین پر کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا، ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنا سا بچہ ہے۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے گود کے بچے سے 8-10 سال کے بچے جتنا بڑا ہو گیا اور پلک جھپکتے میں سڑک کی دوسری طرف بنی جھاڑیوں میں غائب۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو اپنی نگاہوں پر اور اس منظر پر یقین نہ آئے کہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ رؤوف صاحب، آپ تو غیر مرئی مخلوق کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عورت وہیں گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کو آٹو لاک کیا۔ ٹک کی آواز پر وہ ہنسی کہنے لگی، ہمارے لیے لاک وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا بابو۔ میں چاہوں کہ تمہاری گاڑی کو الٹ دوں، اگر تم جو وظیفہ گھر سے پڑھ کر آئے ہو نا، بس وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر پا رہی۔ مگر یاد رکھنا، ہم اپنا حصہ تم سے لے کر رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عورت مڑی اور جس طرف کو بچہ بھاگ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا، اسی سمت وہ عورت بھی جھاڑیوں میں غائب۔ کچھ لمحے کے لیے تو میں بالکل ساکت رہ گیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو بیدار کیا کہ اگر میں اس لمحے کمزور پڑ گیا تو یہ مخلوق مجھ پر حاوی ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دعائیں اپنے اوپر پڑھ کر میں پھونکتا رہا۔ اب جو ایک گھبراہٹ مجھ پر سوار ہو رہی تھی، اس کو میں نے جلدی جلدی دور بھگایا اور ہوش و حواس میں گاڑی چلاتا رہا۔ کھانا کھانے کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا۔ ایسے حالات میں کس کو ہوش رہتا ہے؟ بھوک تو میری کب کی اڑ چکی تھی۔ میں قصائی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے گاڑی دیکھتے کے ساتھ ہی گوشت پیچھے ڈالے میں رکھوا دیا۔ میں نے پیمنٹ کی اور اب واپسی کے لیے وہ راستہ لینا میرے لیے بہت دشوار تھا۔ آپ یقین کریں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری گاڑی اڑ کر میرے گھر تک پہنچ جائے، مگر ایسا تو ناممکن تھا اور اس راستے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ گاڑی بارش کے پانی میں کھڈوں میں سے ہوتی گزر رہی تھی اور عین اسی جگہ پر جہاں اس عورت نے گاڑی کو روکا تھا، وہیں پر گاڑی خود بخود بند۔ میں کہوں، یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے دوبارہ اسٹارٹ کی کوشش شروع کر دی اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میری گاڑی میں وزن بڑھ گیا۔ میں دعائیں پڑھتا رہا اور اپنے اوپر پھونکتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ وزن میری گاڑی میں قائم رہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی میں چڑھا وزن ایک بار مجھے ہلکے ہلکے کم ہوتا محسوس ہوا اور پھر میری گاڑی ہلکی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ گاڑی کو اسٹارٹ کیا۔ گاڑی اسٹارٹ اور اسی راستے پر میں نکلتا چلا گیا۔ گھر پہنچا تو میرا جسم گرم ہو رہا تھا، مجھے کپ کپی سی ہو رہی تھی۔ میں نے گوشت مدرسے میں بھی اس وقت نہیں پہنچایا۔ میں نے مدرسے فون کیا کہ گھر میں ہی گوشت رکھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی اس وقت، صبح صبح میں گوشت پہنچا دوں گا۔ ملازم سے میں نے تمام گوشت کے تھیلے ڈیپ فریزر میں رکھنے کو کہا۔ تھکن کے مارے اور پھر ہلکے بخار کی وجہ سے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔
मैं जो बिस्तर पर पड़ा तो फिर मुझे होश नहीं रहा। सुबह सहरी में मेरी आँख खुली। सब चीज़ों से फारिग होकर मैंने मुलाजिम को फ्रीज़र से गोश्त निकलवा कर डाले में रखने को कहा। अब जो फ्रीज़र में रखा गोश्त निकला तो उसमें इस कदर बदबू कि सांस लेना मुश्किल। मैंने मुलाजिम से कहा कि क्या कोई चीज़ फ्रीज़र में ख़राब हुई है? वो बोला, फ्रीज़र में तो सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे का गोश्त रखा है, अपना बाकी सामान तो दूसरे फ्रिज में है। और ये बात 100% ठीक थी, क्योंकि इस डीप फ्रीज़र में तो हम ख़ास मदरसे के सामान के लिए ही उसको इस्तेमाल करते थे कि अगर कुछ घर पर रखना पड़े तो इस फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि हर चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा हुआ करती थी। मैं बाहर निकला, थैले को खुलवाया तो पूरे गोश्त में सुंडियाँ ही सुंडियाँ, पूरी तरीक़े से गोश्त सड़ चुका था। मुलाजिम कहने लगा कि कसाई ने आज ये कैसा गोश्त दिया, उसने ये धोखा कैसे कर दिया मदरसे के काम में। मैं इस लम्हे बिल्कुल खामोश था और मेरे जहन में वो अल्फाज गूंज रहे थे कि हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, और वो सब अपना हिस्सा ले गए। इसी दोपहर में अपने घर से निकला। मैं अपने गेट पर था, हवा का झोंका मुझसे टकराया। मैंने सोचा बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए तो मेरे कान के करीब मुझे एक ज़नाना आवाज़ में सरगोशी सुनाई दी। हमने अपनी खुराक खुद ले ली। वो आवाज़ बहुत वाज़े थी और फिर मेरे दिमाग में घंटी सी बजी कि ये आवाज़ तो बिल्कुल इसी औरत की थी जिसको रात को मैंने देखा था। मैं वहाँ रुका नहीं और कलमा शहादत पढ़ता हुआ आगे बढ़ा तो मुलाजिम ने पीछे से मुझे आवाज़ दी, रऊफ़ भाई, ये टोकरा साथ ले जाने के लिए रखा है क्या? मैं पीछे को पलटा तो मुलाजिम के हाथ में एक टोकरा था। मैंने कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो बोला, सामने डाइनिंग टेबल पर रखा था। देखा तो पता चला कि वो टोकरा तो मिठाई का था। अब ना मैं ये टोकरा घर लाया था, ना मैंने उसको देखा था। मैंने कहा, कौन लाया? मुलाजिम को इस बात की कोई खबर नहीं थी। पूरे घर में उसके और मेरे अलावा और कोई नहीं था। ना मैंने किसी से लिया, ना उसने, बस घर में रखा था। मैंने वो टोकरा गाड़ी में रखवाया और मदरसे पहुंचा। हमारे मदरसे में कादरी साहिब हुआ करते थे। अब्बू के बहुत ज़्यादा करीबी थे और साहिब इल्म भी। मैंने कल रात वाला वाक़या और उसके बाद मिठाई का मिलना सब उन्हें बताया तो वो कहने लगे कि आपके आने जाने का वक्त और वो रास्ता सभी एक हैं। ऐसे में खुले आसमान तले गोश्त आता है, ये तो इस मखलूक की मरगूब ग़िज़ा है। इसके बाद वो मुझे गौर से देखकर कहने लगे कि कौन सा वजीफ़ा कर रहे थे आप? मैंने उन्हें बताया तो वो कहने लगे, बस इसी ने आप पर इस मखलूक को ज़ाहिर कर दिया, वरना तो ये मखलूक आप पर और अपनी ग़िज़ा पर हमला करती, ऐसे कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता। वो आपको ख़त्म भी कर सकती थी, वजह कोई भी बन सकती थी, एक एक्सीडेंट तक भी। मैंने कहा, मगर बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। आज जो मेरे कान में सरगोशी सुनाई दी है और फिर ये मिठाई, ये कहते कहते मेरे जहन में एकदम से एक गूंज सुनाई दी कि उसने कहा था कि हम तुम्हें तोहफ़ा देंगे। क्या पता ये तोहफ़ा वही हो? कादरी साहिब बोले, मिठाई तो सब बच्चों में तकसीम करवा दें, मगर 21 रोज़ तक बिला नागा एक ख़ास मिक़दार में इस मखलूक की ग़िज़ा इसी जगह पर रखवा दें और उन सब को बाकायदा दावत दें, और फिर ये मखलूक इसके बाद आपको तंग नहीं करेगी। मगर ख़ास ख्याल रखिएगा कि नागा ना हो, और दूसरा गोश्त डालकर पीछे मुड़कर नहीं देखें। पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको दोबारा 21 दिन फिर पूरे करने पड़ेंगे। मैंने ये अमल बिला नागा और कादरी साहिब की हिदायत के मुताबिक 21 दिन किया, और 21 दिन ही हमें मिठाई के टोकरे हमारे घर में मिलते। जब 21वां दिन गुजर गया, मुझे इस काम की जैसे आदत सी हो गई थी। इस मखलूक का हिस्सा पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अगले दिन जाहिर सी बात है मुझे उनका हिस्सा नहीं भेजना था, मगर मेरी तबीयत के अंदर शदीद बेचैनी। मुझे रह रहकर वो औरत, उसका अक्स अपने ख्याल में आता महसूस होता। इसी वक्त मैंने महसूस किया कि कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, वरना मियाद पूरी होने पर मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए था। वो दिन और आज का दिन, मैं वहाँ खुद ना सही मगर उनका हिस्सा इसी जगह लाजमी रखवाता हूँ। और मुझसे बुलंद कहाया कि अब मुझे तोहफ़ा ना भेजें, बस मेरी तरफ से ये हदिया कबूल करें। एहतियात भी हम करते हैं, खुली गाड़ी में खाने का सामान नहीं लाते।
बस अल्लाह ने मुझे मेरे अज़कार करने की वजह से बचा लिया। सोचता हूँ अगर दूसरी सूरत होती, मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता, तो इस सूरत में क्या होता। इस वाक़े को बीते वक्त गुजर गया है। अब तो मैं बाप हूँ एक बेटे का, और मैं चाहता हूँ कि मेरी नस्ल में ये सिलसिला चलता रहे। इसके बाद मुझे कभी भी कोई औरत इस गुज़रगाह पर नज़र नहीं आई। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मेरे काम में बहुत बरकत दी, और इस वक्त जो कुछ ही देगी मदरसे में बना करती थी, आज माशाल्लाह ढेरों देगी बनती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस औरत की तरफ से वो मिठाई तोहफ़ा थी या फिर मेरे काम में तरक्की और बरकत, तो समझ नहीं आता। क्या आप मेरी कहानी सुनकर मुझे मेरे समझने में मदद करेंगे? आपको क्या लगता है कि तोहफ़ा असल में क्या था? बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका, आपकी ज़िंदगी के एक हॉरर एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने का। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।